अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम। अच्छा, वालेकुम कोई अस्सलाम बैकग्राउंड मैम। नॉइस? वालेकुम अस्सलाम। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों को कि आप लोगों का क्विज होगा इंशाल्लाह। और क्विज है, मुझे पहले बताएं किसी टीचर ने अनाउंस कर दिया क्विज आप लोगों का ऑलरेडी? यस मैम। किस चीज का, कौन सा सब्जेक्ट का? मेडिकल फिजिक्स। अच्छा, नहीं अपने डिपार्टमेंट में से बताया ना, मेडिकल फिजिक्स का हमारे डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं अभी नहीं। अच्छा, चलिए मैं नाम कर देती हूँ। फिर सबसे पहले आप लोगों का इंशाल्लाह सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को 22 मई को बायोमैकेनिक्स का क्विज होगा। एलएमएस के ऊपर होगा। शाम को 6 बजे होगा ताकि क्लैश ना हो उस दिन किसी लेक्चर के साथ आप लोगों का। और उसके जो सिलेबस होगा दैट विल बी फर्स्ट 5 लेक्चर्स, एमसीक्यू बेस्ड क्विज होगा। 10 या 15 एमसीक्यूज होंगे। इसके दरमियान में कोई कॉल करेंगे और 10-15 मिनट का ही, एक एमसीक्यू पे 1 मिनट मिलेगा। और 10-15 मिनट का भी टोटल कोर्स होगा, एमसीक्यूज होंगे, आपने बस वो अटेम्प्ट करना है और उसको देख लीजिएगा। असेसमेंट प्लान आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया हो, अनाउंसमेंट्स में डाला था मैंने असेसमेंट प्लान। एलएमएस पे देखा है आप लोगों ने? जी मैम। अगर नहीं देखा तो अब देख लें। एलएमएस के ऊपर असेसमेंट प्लान में आप लोगों को डाल चुकी हूँ। क्विज 5% का है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्विज सैटरडे को शाम को 6 बजे 22 मई को एलएमएस के ऊपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। और 6 बजे शुरू होगा, 6:10 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर मैं अब स्टार्ट कर देती हूँ। आज हम लोगों ने हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिकली उसी की कंटिन्यूएशन है। हम बोन के बारे में पढ़ रहे थे, बोन क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स हैं उनके अंदर। आज हम एक्सक्यूज मी देखेंगे मैम। कि, जी बेटा। मैम हम लोगों का सैटरडे को ऑलरेडी क्विज है, तो आप किस चीज संडे का, को करना है। किस चीज का क्विज है? मुझे सब्जेक्ट बताए ना, कौन सा क्विज है बेटा? बेटा मुझे सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि कौन से सब्जेक्ट का क्विज है आपका सैटरडे को ऑलरेडी, जो आप मुझे कह रहे हो। ये क्या हुआ, बोल के कहाँ चली गई? अक्सा बेटा, आगे से जवाब तो दें। चलो, जब आपकी तरफ से जवाब आएगा तो मैं इस बात को डिस्कस कर लेंगे। मैं फिर लेक्चर शुरू करती हूँ। आज हमने पढ़ना है जनाब ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस के दरमियान में क्या डिफरेंस है, या ये क्या चीज है। बेसिकली आपके बोन के अंदर मिनरल्स हमने पढ़े थे। मिनरल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। बोन के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं कि जी ये बोन के मिनरल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये मिनरलाइजेशन, ये जो मिनरल्स होते हैं ये बोन को टफनेस प्रोवाइड करते हैं, सख्त होती है बोन इन मिनरल्स की वजह से। तो ये मिनरल्स जब कम होने लगते हैं या लेस देन नॉर्मल होने लगते हैं तो एक उसको हम कहते हैं कि जी डीमिनरलाइजेशन हो रही है। तो एक डिजीज है ऐसी, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, उसके अंदर बोन की मिनरलाइजेशन इतनी कम हो जाती है कि वो बोन्स कुछ अरसे के बाद, क्योंकि उसकी मिनरलाइजेशन कम होगी, टफनेस कम हो जाएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी, तो उसके ऊपर जब वेट बेयर होगा तो वो बोन फ्रैक्चर कर जाएगी बाद में। उस कंडीशन को डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले का जो स्टेप है जिसके अंदर अभी बोन रीमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो रही है उसको कहते हैं ऑस्टियोपीनिया। बेसिकली दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि दोनों डीमिनरलाइजेशन को ही कहते हैं। दोनों कंडीशंस में बोन की मिनरल डेंसिटी कम होती है, लेकिन दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो ये है कि ऑस्टियोपीनिया एक स्टार्टिंग स्टेज है और ऑस्टियोपोरोसिस एडवांस स्टेज है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस से पहले, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होना है तो उससे पहले उसको ऑस्टियोपीनिया लाजमी होगा। उसके बाद
हम ऑस्टियोपोरोसिस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये एक तो एल्डरली लोगों में होता है, ज्यादा जो बूढ़े होते हैं उनमें होता है, और अगर आप मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो ये फीमेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है, या फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। उसके बाद इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कहा जाता है कि विमेन के अंदर ऑलमोस्ट उनकी जिंदगी में जितने भी फ्रैक्चर्स हुए हैं या औरतों में जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें जो हाफ हैं उसके कॉज ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और 1/3 अगर मेन के अंदर हुआ है तो उसका 1/3 चांसेस है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस हमेशा ऑस्टियोपीनिया के तौर पे शुरू होता है। रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन या कौन सी ऐसी चीज, अगर कोई ऐसा ये फैक्टर किसी के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। कौन से फैक्टर्स हैं? फीमेल जेंडर, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा जल्दी डेवलप हो सकता है या ज्यादा चांसेस है डेवलप होने के एज कम्पेयर टू मेल्स। ओल्ड एज, हमें पता है वाइट एथनिसिटी, उनकी बोन्स के अंदर मिनरलाइजेशन कम होती है। स्मॉल स्टेचर, या फिर अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक हिस्ट्री अगर हो तो। इस डायग्राम में दोनों के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को कंपेयर किया हुआ है। आपको नजर आ रहा है कि ये भी बोन है और ये नॉर्मल बोन कह रहे हैं हालांकि, और ये ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें डीमिनरलाइजेशन। नॉर्मल बोन के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि ये बने हुए छोटे छोटे, इसको हनीकॉम अपीयरेंस कहते हैं। मुझे बताएंगे ये किस टाइप ऑफ बोन में होता है हनीकॉम अपीयरेंस? मैम टेराब्यूकुलर बोन। कौन सी वाली बोन में, दोबारा बताओ? टेराब्यूकुलर। हाँ, ट्रेबेक्यूली बोन कहते हैं उसको। आपने स्पेलिंग उसके पढ़े होंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। या तो कैंसलस बोन कहते हैं या ट्रेबेक्यूली बोन कहते हैं। उसके अंदर नॉर्मल जो हनीकॉम अपीयरेंस है वो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन डीमिनरलाइजेशन में क्या होता है कि यही जो हनीकॉम अपीयरेंस है ये ज्यादा वाइड होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अब आपको सुराख इसमें भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सुराख इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर मिनरल्स जब कम होने लगते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है वो ऐसे होती है। दानिया बेटा, आप कह रहे हैं कि जी लेक्चर की स्लाइड्स अपलोड कर दें एलएमएस के ऊपर। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 दोनों अपलोडेड है। आप स्टडी मटेरियल जो होता है ना, लर्निंग आउटकम्स के नीचे जो साइड पे कोने में स्टडी मटेरियल लिखा है उसके अंदर पीपीटीज अपलोड की हुई है, आप वहां से देखिएगा। टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है उसके बाद हमारे पास। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल की वजह से होता है, ठीक है, और ये यूजुअली 50 के बाद ये शुरू होता है, और मेनोपॉज के 15 साल के बाद जो है ये शुरू होना शुरू हो जाता है। जेंडर डिफरेंस इसमें क्या है कि जो मेल्स हैं, जो आप नॉर्मल भी अगर बोन स्ट्रेंथ की बात करें तो मेल की जो बोन स्ट्रेंथ होती है उसकी जो डेवलपमेंट की एज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फॉर एग्जांपल, फीमेल्स के अंदर अगर 20 साल की उम्र तक हड्डियां मजबूत होती हैं तो मेल्स के अंदर 23 साल की उम्र तक मजबूत होती है। उनकी जो पीक एज है कि जिसके ऊपर जाके बोन्स ने स्ट्रॉन्ग होना या मिनरलाइजेशन होनी है वो मेल्स की ज्यादा होती है। तो उनके पास नेचुरली अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि उनकी बोन्स वैसे भी औरतों से स्ट्रॉन्ग होती हैं, फिर उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो उनके अंदर कम होता है। तो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल की वजह से होता है, जबकि जो टाइप 2 है ये प्योरली एज की वजह से होता है, और ये 70 साल की उम्र से जो लोग ऊपर है उनको होता है, चाहे वो औरत हो या बंदा हो। उसके अंदर 70 ईयर से जो अबव एज है उसके ऊपर जो अगर ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और 60 के बाद जब 60 एज क्रॉस कर जाती है तो मेल और फीमेल बोथ के अंदर जो 90% फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब कि अगर कोई 65 ईयर्स का है या कोई 62 ईयर्स का है या 63 ईयर्स का है, तो इस एज में या 60 से अबव कोई भी एज होगी उसके अंदर अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है किसी को तो 90% चांसेस हैं कि उसके ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वो फ्रैक्चर हुआ उसको, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस का जो फ्रैक्चर है वो ज्यादातर कहाँ पे होता है? रेडियस और अल्ना में, फीमर की नेक में, या फिर जो स्पाइनल वर्टिब्रीज होते हैं उसके अंदर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं। मुझे बताएंगे रेडियस और अल्ना किस बॉडी पार्ट में होती हैं बोन्स? ऊपर भी होती है मैम। माम पीछे तो दोनों। आर्म में होती है या फोर आर्म में होती फोर आर्म। फोर आर्म। है? फोर आर्म। और फीमर कहाँ पे होती है? लेग में। फीमर कहाँ पे होती है? लेग में या थाई में? लेग में मैम। बेटा थाई में होती है, लेग में जो टिबिया और फिबुला होती है।
ठीक है, थाई की जो एक ही बोन है वो फीमर की बोन होती है, और जो लेग में 2 बोन्स हैं टिबिया और फिबुला होती है। ठीक है, तो फीमर की जो नेक है उसके ऊपर जो फ्रैक्चर होता है वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है, स्पाइनल वर्टिब्रेज में होता है और रेडियस अल्ना में होता है। सिम्टम्स इसकी क्या होती हैं? अगर तो स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ है तो बैक पेन होगी, ठीक है, और वर्टिब्रल बॉडीज जो है वो वीक हो जाती हैं, ट्रेबिक्यूली उसकी जो बोन होती है, कैंसलस बोन होती है ना उसके अंदर, वो वीक हो जाती है, उसका फ्रैक्चर होता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। और जो लंबर वर्टिब्री होते हैं आपके, जो L1 से लेकर L5 तक होते हैं, उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसके बाद वहां पे क्रश फ्रैक्चर होता है, और क्रश फ्रैक्चर की वजह से बॉडी हाइट रिड्यूस होती है। अब ये जो मैंने इतना सारा कुछ बोला है इसका मतलब क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, स्लाइड से नहीं मैं पढ़ती। ये एक नॉर्मल वर्टिब्री है, ठीक है, जिसकी नॉर्मल हाइट है। ये एक ऑस्टियोपोरोटिक क्रश फ्रैक्चर के साथ वर्टिब्री है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? बोन वीक हुई, ठीक है, ये जो इतना बॉडी के अंदर जो बोन होती है ना वो कैंसलस बोन होती है, वीक हुई, ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी सी दब गई, उसके दबने की वजह से, अब मुझे बताएं ये इंटीरियर एंड है वर्टिब्री का और ये पोस्टीरियर एंड है, ठीक है ये। अब आप मुझे बताएं कि दोनों में से अगर मैं हाइट की बात करूं कि इंटीरियर एंड की हाइट ज्यादा कम हुई है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्टीरियर एंड की कम हुई है? इंटीरियर एंड की कम हुई है। इंटीरियर एंड की कम हुई है, बिल्कुल। क्रश फ्रैक्चर हो, क्रश का मतलब है ऐसे, मतलब कि जो बोन है ना वो क्रश कर जाती है, जैसे अब आप बर्फ को क्रश करते हैं, आपकी वर्टिब्री उस तरह क्रश हो जाती है या आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ होने शुरू होती है। अब आप इमेजिन करें कि ये एक वर्टिब्री उन्होंने दिखाया है जो क्रश फ्रैक्चर्स के साथ है या कंप्रेस वर्टिब्री है। अगर आप ढेर सारे वर्टिब्री सारे थोरेसिक के हों, थोरेसिक में जो है क्रश वर्टिब्री ज्यादा होते हैं, लंबर में भी होते हैं। अगर थोरेसिक के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे वर्टिब्रीज की इंटीरियर लेंथ कम हो जाए, ये इंटीरियर लेंथ है ना जो कि कम हुई है, अगर सारे वर्टिब्रीज की इंटीरियर लेंथ कम हो जाए तो क्या होगा कि आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक जाएगी और इस तरह का हम्प बन जाएगा, इसको कहते हैं डोवेगस हम्प। ये है क्यों? क्योंकि अभी अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आगे की हाइट कम होगी तो क्या सिर्फ हाइट कम होने की वजह से रिड्यूस हो गया? उसके अंदर एक फैक्टर ये है कि आपकी बॉडी का जो नेचुरली वेट होता है ना, जो ग्रेविटी होती है, वो इंटीरियर टू स्पाइन होती है। तो आप खुद भी अगर इमेजिन करें, अगर आप खड़े हैं और आप खड़े होकर गिरते हैं तो पीछे गिरने के चांसेस ज्यादा है या फॉरवर्ड गिरने के चांसेस ज्यादा है? किसी भी वजह से अगर आप गिरते हैं, मुझे बताएं, आप आगे की तरफ ज्यादा गिरते हैं या पीछे की तरफ ज्यादा गिरते हैं? आगे की तरफ है। आगे की तरफ ज्यादा गिरते हैं। वो आगे की तरफ इसलिए गिरते हैं क्योंकि आपकी जो नेचुरल ग्रेविटी है या जो वेट है वो इंटीरियर एक्ट कर रहा होता है, वो खींचता है आपको नीचे की तरफ। तो एक तो वेट भी एक्ट कर रहा है, ऊपर से आपकी वर्टिब्रीज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तीसरा वर्टिब्री की इंटीरियर लेंथ कम हो गई है। तो ये सारे फैक्टर्स एक्यूमुलेट करेंगे और आपकी बॉडी का इस तरह का पोस्चर बन जाएगा, आपकी जो स्पाइनल हाइट है ना इंटीरियर वो कम हो जाती है। उसके कम होने की वजह से ये जो अपीयरेंस होती है इसको कहते हैं डोवेगस हम्प। मुझे बताएं उर्दू में क्या कहते हैं उसको, या पंजाबी में अगर आपने कभी किसी को देखा हो इस तरह का हम्प बना हुआ किसी का? खूब कहते हैं मैं। ये बेसिकली इंटीरियर हाइट जब कम हो जाती है ना, बोन्स वीक होती हैं, उसके बाद इंटीरियर हाइट कम होती है और फिर इस तरह का, इसको इंग्लिश में मेडिकल टर्म्स में हम डोवेगस हम्प कहते हैं। यहाँ पे आपको और थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं कि ये बिल्कुल सीधी स्पाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल एक कर्व है, आपका थोरेसिक का वैसे भी कर्व पोस्टीरियर होता है। ये है जहाँ पे वेट ज्यादा एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये 12 पाउंड है, ये 32 पाउंड है, ये 42 पाउंड है, ज्यादा वेट एक्ट कर रहा है, या आपकी बोन्स वीक हो गई हैं जो ये वेट नहीं उठा पा रही, तो ये थोड़ा सा हम्प बन गया। और ये हम्प है सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल मतलब कि मोस्ट डेवलप्ड आप कह रहे हैं कि डोवेगस हम्प इसके अंदर बना हुआ है, इस तरह का है। अगर बहुत ज्यादा एडवांस स्टेजेस हो जाए तो ओल्ड एज के अंदर इस तरह के हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है, हमने ऑस्टियोपोरोसिस की अभी बात कर ली, अगर किसी फीमेल एथलीट के अंदर, मतलब कि ऐसी एथलीट जो कि फीमेल भी है और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ उसको 2 बीमारियां और हो जाती हैं, उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर भी मसले हैं, ठीक है, उसकी रिप्रोडक्टिव डिस्टर्बेंस है, या और एक और चीज है उसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर किसी फीमेल एथलीट के अंदर ये तीनों चीजें एट द सेम टाइम प्रेजेंट होगी तो फिर हम उसको कहेंगे इसको फीमेल एथलीट ट्राइएड है। जो ट्राइएड वर्ड होता है इसका मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, एक पायरामिड वगैरह को कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्राइएड के अंदर 3 चीजें हैं, एक है बोन के डिसऑर्डर जिसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, दूसरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये आगे मैं बताऊंगी कौन से ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं,
और तीसरा है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। अगर ये तीनों चीजें किसी फीमेल एथलीट में प्रेजेंट हैं तो उसको कहते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। उस बीमारी को कलेक्टिवली, उस डिसऑर्डर को कहते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। अब ये जो फीमेल एथलीट ट्रायड है, ये अनलेस अंटिल आपकी बोन्स इतनी वीक हो जाएं और ये बड़ा प्रोमिनेंट उसकी बोन में नजर आना शुरू हो जाए तो आपको पता लगेगा, वरना ये जो डिसऑर्डर है ये अनरिकॉग्नाइज रह जाता है, लोगों को पता ही नहीं लगता। ठीक है, और ये क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि फीमेल एथलीट्स के अंदर, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स होते हैं ना, इसके अंदर ये बैले डांसर्स हैं या जो बैले होता है, उसके अलावा जो स्कीइंग होती है, या जो ऐसी स्पोर्ट्स जिसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है, फिजिकल अपीयरेंस वाली स्पोर्ट्स के अंदर उनको साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर होता है कि उन्होंने पतले दिखना है, या उनकी स्पोर्ट्स जितनी, जैसे बैले होता है, जितनी उनका लाइट वेट होगा उतना उनका बैले अच्छा होगा। तो उस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर जो है ये स्लीप राइट्स बड़े कॉमन है, और ये लोग जो है ज्यादा इस डिसऑर्डर की तरफ प्रॉन होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, और दो तरह के डिसऑर्डर्स कौन से? एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरे को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। क्या आप लोगों ने ये एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा का नाम पहले कहीं सुना हुआ है? अगर नहीं भी पता कि ये क्या होता है? एनीवन नोज एंड इसके बारे में कुछ के एनोरेक्सिया नर्वोसा या एनोरेक्सिक वर्ड आपने सुना होगा? अक्सर लोगों को कहते हैं ये तो एनोरेक्सिक है। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ अगर आपको नहीं भी पता। बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ईटिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि आप ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि आपको और तो कोई फर्क नहीं डाला लेकिन आपके ईटिंग हैबिट्स के ऊपर फर्क डाल रहा है। ये दोनों होता क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा साइकोलॉजिकली प्रेशर होगा या मैं खुद ही से सोची जाऊंगी कि मैं तो बहुत मोटी हूँ। मैं शीशे में खड़े होके भी, अगर मैं जितनी भी पतली हूँ, मैं शीशे में खड़े होके अपने आप को मोटी लगूंगी हमेशा। मैं खाना खाना बिल्कुल छोड़ दूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा मैं तो बहुत मोटी हूँ, या फिर मैंने खा लिया तो मेरा तो वजन बढ़ जाएगा। और जो बॉडी इमेज होता है ना, जो हेल्दी बॉडी इमेज है मेरे माइंड में, वो डिस्टर्ब है। बेसिकली मेरे नजदीक जो बिल्कुल जीरो साइज है ना, वो इस वक्त जो है हेल्दी है, और बिल्कुल वैसे दिखे जैसे नॉर्मली आजकल हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी होती जा रही है इंस्टाग्राम की चीजें देख देख के। हमें ये लगता है कि जो मॉडल्स है या जो रैंप में वॉक कर रही है, इनकी जो फिजिक है यही आइडियल फिजिक है और हमें इतना ही पतला होना है, हालांकि वो हेल्दी बॉडी इमेज नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मुझे हो जाता है तो मैं वेट अपना गेन ही नहीं करने दूंगी, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी सिरे से। तो मेरा वेट बहुत बिलो नॉर्मल होगा, मैं अंडरवेट होंगी, अंडरवेट होने की वजह से मैं मैल न्यूट्रिशन होंगी, उसकी वजह से मेरा रिप्रोडक्टिव साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके कंपैरेटिव जो बुलिमिया नर्वोसा है, ये एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर होता उनको सारा कुछ वही है कि भाई मेरा तो वेट बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होती ईटिंग हैबिट्स। वो खाना खाना कंट्रोल नहीं करते, मतलब कि वो हेल्थी छोड़े वो अनहेल्दी भी नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बुलिमिया नर्वोसा हो जाता है तो मैं कहूंगी सारा दिन मैं इस बात पे रोती रहूंगी, हाय अल्लाह मेरा तो वेट ही बहुत बढ़ ज्यादा है, ये मैं सारा दिन वेट स्केल देखी जाऊंगी कि ये पता नहीं क्या होगा, कैसे कम होगा, मैं कावे पीऊंगी, मैं हर तरह की दवाई इस्तेमाल कर लूंगी, लेकिन मैं पिज्जे और शवरमा खाना नहीं छोड़ सकती। क्यों? मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये बुलिमिया नर्वोसा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं जब खाने लगूंगी, मैं पिज्जा ऑर्डर करूंगी और पूरा पिज्जा मैंने एक ही टाइम पे बैठ के खुद ही खा जाना, सारा खा भी जाना है, मैंने बाद में रोना भी है। और मैंने खाने के बाद जब मुझे एकदम से दौरा पड़ेगा कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो ये नहीं खाना था, मैं क्या करूंगी? वॉशरूम में जाके या कहीं भी मैं हलक में उंगली डाल के वॉमिट करूंगी। उसका मकसद क्या होगा कि वो जो मैंने खाया है वो मेरे स्टमक से बाहर आ जाए, ना मेरे अंदर होगा, ना वो मुझे लगेगा, मतलब कि वो ना हजम होगा, ना उसकी कैलोरीज शामिल होंगी, लेकिन एक तरह से क्या क्या है कि मेरा चस्का भी पूरा हो जाएगा कि मैंने तो खा भी लिया। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, खुद वॉमिट करने वाला। इसके अंदर मैं लेक्सेटिव्स बहुत लूंगी, मैं डायूरेटिक्स बहुत लूंगी। डायूरेटिक्स होते हैं आपकी बॉडी में से वाटर को निकाल देते हैं, ये उसमें हाइपरटेंशन में दिए जाते हैं। क्रैश डाइट करूंगी मैं बिल्कुल, जैसे ये कीटो डाइट्स हैं, ये सारी हैं जो कि शॉर्ट टर्म डाइट्स होती है ना, वो सारी साइकोलॉजिकल इलनेस में आती हैं, वो वेट लॉस, वो हेल्दी वेट लॉस में नहीं आती। या फिर मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी कि जो मैंने खाया है वो बस वो निकल जाए किसी तरीके से। तो ये दोनों एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में मैं इतनी डिस्टर्ब होंगी कि मैं कुछ सिरे से कुछ खाऊंगी ही नहीं,
जबकि बुलिमिया नर्वोजा में मेरा सेल्फ कंट्रोल खत्म होगा, मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी और फिर उसके बाद इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करूंगी। ठीक है, ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। बेटा इसके दरमियान में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, एनोरेक्सिया नर्वोजा और बुलिमिया नर्वोजा के दरमियान में? यस मैम। ठीक है। सैयदा फातिमा जहीर रिजवी, बेटा आपने जो चैट में क्वेश्चन है वो करें, कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपने यहाँ नहीं मांगना है क्योंकि देयर इज नो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, कोई नहीं बना हुआ, ना मैंने बनाया है, ना मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगी आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप की सबसे बड़ी जो नुकसान होता है ना वो ये है कि कम्युनिकेशन नहीं होती। एक बच्चा वहां पे कुछ भी लिख रहा है, अपनी तरफ से लिखी जा रहा है, आप सब उस पर यकीन करेंगे। आपको कुछ भी पूछना है मुझे ईमेल करें, मैं ऑलवेज अवेलेबल। आप जितने मर्जी बजे मुझे ईमेल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगी, या फिर अगर मैं रात को नहीं भी दे पा रही मैं अगले दिन सुबह उठ के जरूर। तो मैं इनकरेज नहीं करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप को। अगर आप लोगों ने अपने लिए खुद बनाना है तो 100 बार बनाएं, लेकिन वो मेरे मीडियम के थ्रू शेयर नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई भी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ शेयर करें, मेरे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई कुछ पूछना है, कुछ कुछ का पूछना है, कुछ भी करना है वो मेरे से पूछे, एक दूसरे से नहीं। और अगर उसके बाद आप ये कहें कि व्हाट्सएप ग्रुप में फलानी चीज आई थी तो मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, तो मैं तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको या ईमेल के थ्रू करूंगी या एलएमएस के थ्रू। तो अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है तो वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ईटिंग डिसऑर्डर्स के बाद हम रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स पे आते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया होता है और सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। प्राइमरी एमेनोरिया क्या है कि डिलेड मेनार्की बियॉन्ड 16 इयर्स, ठीक है, 16 साल की उम्र तक रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट नहीं होता। और सेकेंडरी एमेनोरिया है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसके बाद कंसेक्टिवली 3 या 6 साइकिल्स, 3 4 5 6 साइकिल्स जो है वो मिस हो जाते हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल के डिसऑर्डर है। ठीक है, फीमेल एथलीट ट्राइगेट में हमने बोन डिसऑर्डर्स भी पढ़ लिए जिसके अंदर हमने ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा है, उसके अंदर हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ लिए जिसके अंदर हमने बुलिमिया नर्वोजा और एनोरेक्सिया नर्वोजा पढ़ा है। और अब ही हमने रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी देख ली हैं जिसमें प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि ये ट्राइएड की तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, तीसरे की वजह से फिर दोबारा पहला। मतलब कि अगर मेरी ईटिंग डिसऑर्डर्स है, मैं खाना पीना मेरा सही नहीं है, तो मेरा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर भी होगा। और मेरी बोन के अंदर जब मैं कुछ खा ही नहीं रही, ना मैं दूध पी रही हूँ, ना मैं कैल्शियम किसी और फॉर्म में ले रही हूँ, तो मेरी हड्डियां भी वीक हो जाएंगी। ठीक है, अगर मेरी सिर्फ बोन्स वीक होती हैं तो उसके बाद से कैल्शियम इनटेक ऐसा डिस्टर्ब होगा कि मेरा रिप्रोडक्टिव साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, मेरी ईटिंग डिसऑर्डर्स भी डिस्टर्ब होगी। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है फीमेल एथलीट ट्राइएड में। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, कि आप बोन मिनरलाइजेशन के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए लाइफस्टाइल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ देते हैं, आप अपना एक्सेसिव वेट लॉस जो होता है उसको रोकते हैं, आप फिजिकल इनएक्टिविटी को कम करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। मतलब कि आपकी बोन्स के ऊपर जितना वेट पड़ता है ऑस्टियोब्लास्ट उतने ज्यादा एक्टिव होते हैं और बोन फॉर्मेशन होती है। आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप विटामिन डी जो है उसकी इनटेक और कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है उसको चेक करना पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से बताया जा रहा है कि जी एज रिलेटेड बोन लॉस जो होता है उससे काफी फर्क पड़ता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। आपने देखा होगा कि जो आर्मी पर्सनल होते हैं, जो ऑफिसर्स रह जाते हैं होते हैं, वो बाद में रिटायर भी हो जाते हैं, उनकी जो हेल्थ होती है वो एक नॉर्मल उसी एज के अंकल जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन में होते हैं जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनकी दोनों की हेल्थ में बड़ा फर्क होता है। इसकी वजह क्या है कि जो एक सर्टेन ऑक्यूपेशन से थे उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे, फिजिकल एक्टिविटी की, करके एक कम्युनिटी ऑफिसर था वो सारा दिन बैठ निकला और उसने कभी कुछ नहीं किया और उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो जो इसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल था उसकी बोन्स ज्यादा वीक होंगी एज कम्पेयर टू वो जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था। तो इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट प्लान होता है कि बच्चों में कहा जाता है ना बच्चों को कि उछल कूद वाली एक्सरसाइज करें या ऐसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें जिसमें उछल कूद ज्यादा हो, जैसे बास्केटबॉल है या और इस तरह की और गेम्स होती हैं। उसका मकसद ये होता है कि पीक एज तक, पीक एज वो होती है वो एज जब तक आपकी हड्डियों ने मजबूत होना है या जब तक मिनरलाइजेशन होनी है बोन्स के अंदर, उस एज के दौरान आप जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे आपकी बोन्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे कहा जाता है कि जी एक सर्टेन एज तक हाइट बढ़ती है उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, उसके बाद आप जितना मर्जी नाच कूद लें हाइट नहीं बढ़नी।
तो हाइट बढ़ने की जो एज है उस एज तक अगर आप अपनी बोन्स को हेल्दी रखेंगे और अच्छे लाइफस्टाइल में बच्चे को एंगेज रखेंगे तो उसकी बोन हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी। तो एक्टिविटीज में जंपिंग एक्टिविटीज आती हैं जिसमें बास्केटबॉल और सारी ऐसे स्पोर्ट्स जिनके अंदर किसी भी तरह की जंपिंग इन्वॉल्व है, वो इम्पैक्ट फोर्सेस क्रिएट करती हैं और वो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत हेल्पफुल होती है। और वो कौन सी होती है, अगर आपने एक्सरसाइज करवानी है किसी को, 5 to 10 sets of 10 jumps done 3 to 5 times per week। एक हफ्ते में 3 से 5 दफा आपने एक्सरसाइज करनी है। हफ्ते में 3 दफा, 4 दफा या 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। हर एक्सरसाइज में आपने 10 दफा रिपीट करना है और हर सेट के अंदर 10 जंप्स करने हैं। मतलब कि ये रिकमेंडेड है आपके बोन मास को मेंटेन करने के लिए। डाइट कैल्शियम के थ्रू ज्यादा बेहतर लें, और अगर ओल्ड एज है और ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा एक्सटेंसिव है तो उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसमें क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन होता है वो चूंकि बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, तो ईस्ट्रोजन भी अक्सर उनको दिया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे। It is easier to prevent and difficult to treat, so the best way is to engage in regular physical activity and avoid a lifestyle that negatively affect your bone mass। वही बात आगे भी मिलके बात करें थी कि जितना आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखेंगे उतना आपकी बोन्स पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा आप रखेंगे उतनी आपकी बोन्स जो है वो बेहतर होंगी। तो उसको प्रिवेंट करना ज्यादा आसान है, ऑस्टियोपोरोसिस को उसको ट्रीट करना मुश्किल है। क्योंकि एक दफा बोन में डीमिनरलाइजेशन होगी तो आप कुछ भी कर लें, आपकी वो जीरो लेवल पे आप वापस कभी नहीं जा सकते। आप लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, इस काबिल कर सकते हैं किसी पेशेंट को कि वो इंडिपेंडेंट मूव कर सके, लेकिन अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो वो वापस स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता। ऐसी आप लोगों को नहीं रखें। ऑस्टियोपोरोसिस के बाद हमारे पास आती है कॉमन बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में क्या होती है, फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर क्या है, बोन टूट जाती है। फ्रैक्चर कितने टाइप का होता है, अगर तो लोड कौन कौन से हैं जो फ्रैक्चर करते हैं। एक तो ये कंप्रेसिव लोड है, ठीक है, अगर बोन कंप्रेस हो रही है दोनों तरफ से तो उसका जो फ्रैक्चर होगा वो कंप्रेसिव फ्रैक्चर होगा। ये यूजुअली वर्टिब्रेज में ज्यादा होते हैं कंप्रेसिव फ्रैक्चर्स। टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड में क्या होता है कि अगर बोन को ऑपोजिट तरफ से लोड मतलब दूसरी तरफ खींच रहा है, उसमें जो फ्रैक्चर होगा वो टेंसाइल लोडिंग है। इसमें एवर्जन फ्रैक्चर की एग्जांपल आती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, या शियर फ्रैक्चर क्या होता है। शियर लोड, ऐसा लोड जो कि आपको स्लाइडिंग लग रहा है, एक तरफ से लग रहा है और स्लाइड करके बोन को तोड़ के दूसरी तरफ लेके जा रहा है, वो शियर स्ट्रेस होता है। उसके बाद आता है हमारे पास रोटेशन या टॉर्शन। टॉर्शन में क्या है, अगर आप बोन को दो तरफ से पकड़ के दो ओपोनेंट तरफ घुमा दें या उसको रोटेट कर दें तो फिर जो फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर जो होता है वो टॉर्शन लोड की वजह से होता है। और एंड पे है बेंडिंग लोड। अगर आप बोन को बेंड कर दें किसी एक तरफ, अगर आप लेट से बोन को इस तरफ बेंड कर देते तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर होगा वो बेंडिंग फ्रैक्चर होगा, ठीक है। कॉमन फ्रैक्चर टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स हैं सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल फ्रैक्चर वो होता है जो कि फ्रैक्चर हुआ है वो अपनी जगह पे पड़ा है। कंपाउंड फ्रैक्चर होता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो टूट के बोन बाहर भी आ जाती है, उसमें स्किन का वुंड भी इन्वॉल्व होता है, इस तरह। एवर्जन फ्रैक्चर है स्पाइरल, बेंडिंग मूवमेंट, इम्पैक्टेड, डिप्रेस, ग्रीन स्टेक या स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये मैं दिखाती हूँ आगे कौन कौन से होते हैं। सिंपल फ्रैक्चर है, मैंने बताया ऐसा फ्रैक्चर जो कि अपनी जगह पे पड़ा है, फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा, इसका जो भी ट्रीटमेंट करना है। ये ओपन फ्रैक्चर है या कंपाउंड फ्रैक्चर है। इसमें क्या होगा, बोन टूटी और उसके बाद स्किन से बाहर आ गई। अब चूंकि इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन बन गया तो इसलिए हम इसको कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर करते हैं। इसमें सर्जरी लाजमी रिक्वायर्ड है, उसके बगैर ये ठीक नहीं होगा। नॉर्मल बोन है अगर तो बिल्कुल सीधा फ्रैक्चर होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधी अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर करते हैं। अगर ओब्लीक लगा हुआ होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन के ओब्लीक फ्रैक्चर हुआ तो वो ओब्लीक फ्रैक्चर कहलाएगा। अगर एस शेप फ्रैक्चर हो जाता है तो वो स्पाइरल फ्रैक्चर है। मुझे बताएं कौन सा लोड, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे और अभी पिछली स्लाइड में भी देखे। मुझे बताएं कौन से लोड की वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। shear load मैम, कौन सा वाला, shear load। मैं लोड की तरफ जाती हूँ, यहाँ से देख के मुझे बताएं कि कौन सा लोड ऐसा है जिसकी वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है। torsion। टॉर्शन, वेरी गुड, ट्विस्टिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटेड है। कम्युनिटेड ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर, अगर ऐसा फ्रैक्चर जिसमें मल्टीपल पीसेस बन जाए,
उसको कम्युनिकेट कहते हैं। रिपीट करें मेरे पीछे वर्ड का मतलब क्या लफ्ज बोला है मैंने, कौन सा फ्रैक्चर है ये? कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट, ठीक है। फिर आता है एवर्जन फ्रैक्चर। एवर्जन फ्रैक्चर होता है ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन की एक चिप जरा सी टूट के लैंड हो जाए, ठीक है, ये एवर्जन फ्रैक्चर है। अब मैं लोड्स की तरफ जाती हूँ, मुझे लोड्स में से देख के बताएं कि किस लोड की वजह से एवर्जन फ्रैक्चर होगा। टर्रियन मैम मैम। बेंडिंग। कौन सा वाला? टर्रियन मैम। अच्छा, बी वाला के डी वाला, ये वाला या ये वाला? B1। ये वाला बी वाला, टेंशन या टेंसाइल लोड जो होता है ना उसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो ऑपोजिट तरफ खींच रहा होता है। और वो लोड अगर ज्यादा हो जाए और खींचने वाली चीज ज्यादा स्ट्रांग हो तो क्या होगा कि बोन जो है जिस साइड पर यूजुअली खींचने वाली क्या चीज होती है, तो बड़ा टेंडन जो होता है ना, अगर वो किसी बोन पे किसी जगह पे अटैच है और वो टेंडन एकदम से कॉन्ट्रैक्ट किया, टेंडन इस तरह मूव करेगा, बोन तो यही है, वो क्या होगा, बोन अगर वीक है तो इस जगह से छोटी सी बोन टूट के उस टेंडन के साथ चली जाएगी। इस टाइप ऑफ फ्रैक्चर को कहते हैं एवर्जन फ्रैक्चर। फिर है इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड का मतलब क्या होता है, अगर एक दूसरे के साथ कंप्रेसिव लोड की वजह से मतलब कि उसके अंदर आ जाए तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होगा। फिशर फ्रैक्चर है, सिंपल हेयरलाइन टाइप फ्रैक्चर होता है, बिल्कुल सीधा लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर होता है। और ये है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अच्छा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में बताने से पहले आप यहाँ पे पहले इसकी शक्ल देखें, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कैसा है, फिर मैं आपको लोड दिखाऊंगी, उसमें से मुझे बताइएगा कि किस लोड की वजह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मुझे बताएं किस लोड की वजह से ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो सकता है। बेंडिंग मैम। बेंडिंग मैम। बेंडिंग की वजह से। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूँ कि ग्रीन स्टिक एक तो ये कि सिर्फ बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि बच्चों की जो बोन्स हैं वो थोड़ी सी वीक होती है। ग्रीन स्टिक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ लेकिन वो पूरा बोन तक नहीं गया, बस वो इस जगह पे है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर जो है ये सिर्फ बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती है उसमें कोलेजन ज्यादा होता है, कोलेजन की वजह से इलास्टिसिटी होती है। मतलब कि बच्चों की बोन पे अगर लोड पड़ रहा है और उसने फ्रैक्चर होना है तो वो कंप्लीट नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक ज्यादा होती है, वो बेंड हो जाती है, उसके अंदर फ्रैक्चर कम होता है। अब यहाँ सिर्फ इतना याद रखें कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है, और वो बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि बच्चों की बोन्स है उनके अंदर कोलेजन ज्यादा होता है और कोलेजन की वजह से इलास्टिसिटी होती है। एंड ग्रीन स्टिक, तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ग्रीन स्टिक इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ये याद रहेंगे 3 पॉइंट ग्रीन स्टिक के हवाले से। यस मैम। ये लिखे हुए नहीं है, आगे आप लोग याद रखिएगा या लिख लें कहीं पे, क्योंकि मैंने वाइवा में पूछना है ये 3 पॉइंट्स हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के। सबसे पहला पॉइंट ये सिर्फ बच्चों में होता है, दूसरा पॉइंट ये इनकम्प्लीट होता है, तीसरा पॉइंट ये बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की जो बोन्स हैं उसके अंदर कोलेजन ज्यादा होता है, दे आर मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, इस वजह से उसमें फ्रैक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर है डिप्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। यहाँ पे स्कल में आपको डिप्रेस फ्रैक्चर नजर आ रहा होगा। डिप्रेस फ्रैक्चर क्या है कि आपने किसी जगह पे, ठीक है, सिर्फ एक जगह से बोन डिप्रेस हो गई है अंदर की तरफ, बस वो डिप्रेस फ्रैक्चर डिप्रेशन की वजह से होता है। और यूजुअली स्कल में होता है ज्यादा, तो स्कल में किसी भी जगह पे डिप्रेस फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो जो अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है वो भी डैमेज होगा, तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यहाँ पे आ गया दोबारा, उन्होंने कहा है कि जी इस द इनकम्प्लीट एंड द ब्रेक अकर्स ऑन द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द मेंट इन द बोन्स। दो सरफेसेस होती हैं, एक कन्वेक्स सरफेस होती है और एक कनकेव सरफेस होती है। मुझे बताएं दोनों में क्या डिफरेंस है? What is the difference between concave and convex? मैम कन्वेक्स में उसकी जो बाउंड्री होती है वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट होती है, और जो Very good. कनकेव है उनमें इनवर्ड होती है, उसकी कर्व्स होती है वो इनसाइड होती है। बिल्कुल, कनकेव में इनवर्ड होती है और कन्वेक्स में आउटवर्ड होती है। इसी तरह यस मैम। अगर आप सिर्फ इस बोन के ऊपर फोकस करें, एक ये सरफेस है
और एक ये सरफेस है। मुझे बताएं इन दोनों में से कनकेव कौन सी है, ये वाली या ये वाली? ये राइट वाली या राइट साइड वाली है, राइट वाली? ये कनकेव है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का एक प्रोमिनेंट फीचर ये है कि इट ऑलवेज राइट अकर्स वाली कन्वेक्स सरफेस। जिस भी बोन के अंदर कन्वेक्स सरफेस होगी ये ब्रेक हमेशा वहां पे आता है। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप बेंडिंग लोड की वजह से बोन अगर इस तरफ बेंड हो रही है, ठीक है, और ये इसकी कनकेव सरफेस है और ये इसकी कन्वेक्स सरफेस है, तो जब ये इस तरफ बेंड होगी, जैसे आप लकड़ी तोड़ते हैं, अगर आप लकड़ी को तोड़ने लगेंगे तो उसका जो फ्रैक्चर है वो अंदर वाली साइड पे आएगा या बाहर वाली साइड पे आएगा? कभी लकड़ी नहीं तोड़ी? कोई भी चीज आप तोड़ने की कोशिश करें, कुछ स्टिक हो लंबाई में, या टूथपिक भी अगर आप तोड़ने की कोशिश करें, तो आज आप तोड़ के देखिएगा कि टूथपिक का जो कन्वेक्स एंड होता है ना, जो बाहर वाला होता है, ऊपर वाला, हमेशा बेंड उसके अंदर आता है या फ्रैक्चर वहां पे आता है, इस साइड पे फ्रैक्चर आएगा। अगर आप इस बोन को इस तरह बेंड करते हैं तो ये जो कन्वेक्स सरफेस बनेगी ना, इसके ऊपर फ्रैक्चर आएगा। और ये फ्रैक्चर कौन सा है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, 4 पॉइंट्स हो गए ग्रीन स्टिक के। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यहाँ पे दोबारा दिखाया गया, आप भी देखेंगे इसका ये कन्वेक्स एंड था, बेंडिंग फोर्स लगी, यहाँ से ये फ्रैक्चर हो गया। और ये मुझे बताएं ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। ये इसी का रेडियोग्राफ दिखाया है, दोनों के अंदर फ्रैक्चर है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, कन्वेक्स सरफेस पे है। ये बोन कौन सी है ये वाली? रेडियस रेडियस में यस, रेडियस। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर यहाँ पे थोड़ा बताया उन्होंने, मैंने कहा था ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन के मल्टीपल छोटे छोटे पीसेस हो जाए, वो कम्युनिकेटेड की वजह से होता है। एमरजेंट फ्रैक्चर हमने देख लिया कि टेंसाइल लोडिंग की वजह से होता है। और क्या होगा, यूजुअली उस जगह पे होता है जहाँ पे कोई बड़ा टेंडन अटैच होता है, और ज्यादा तो उसके जो पॉइंट्स हैं, हील के ऊपर आपका एशियलिस टेंडन अटैच होता है, वहां पे बहुत चांसेस है, जैसे यहाँ बताया हुआ कि अगर ये टेंडन एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग टेंडन होता है आपका, तो इस जगह से जो कैल्केनियम बोन है वो थोड़ी सी चिप हो जाती है, इसके साथ टूट जाती है, उसके साथ ही चली जाती है ऊपर। दूसरा जो कॉमन पॉइंट है वो आपकी ह्यूमरस के ऊपर, एल्बो में फोरआर्म के टेंडन्स कलेक्टिवली जाके लगते हैं मीडियल साइड पे, और जो एक्सटेंसर्स होते हैं वो लगते हैं, तो या तो एक्सटेंसर कॉमन ओरिजिन पे या फ्लेक्सर कॉमन ओरिजिन के ऊपर, जिस जगह पे कंडाइल्स के ऊपर जाके टेंडन्स अटैच हो रहे होते हैं ना, जब वो टेंडन एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल गोल्फ में कर रहे हैं या टेनिस में कर रहे हैं या कोई और इस तरह की है, तो उसके अंदर अगर फ्रैक्चर हो बोन का तो वो इमर्जेंट फ्रैक्चर होता है। जैसे ये थ्रोइंग आ रही है कि अगर वो एकदम से थ्रो करता है, उसके फोर आर्म के मसल्स हैं वो यूज होंगे और उसकी जर्क लगेगा, इमर्जेंट फ्रैक्चर होगा, और आपकी जो बोन है वो चिप हो जाएगी या वो इवल्स हो जाएगी। पास बेंडिंग मोमेंट है, दोबारा यहाँ पे आगे अगर आप बोन को बेंड करते हैं तो उसमें फ्रैक्चर आएगा, एक साइड पे कन्वेक्स सरफेस बनेगी, दूसरी साइड पे कंप्रेशन आ जाएगा। मुझे बताएं कि अगर हम इस बोन को राइट साइड पे बेंड करते हैं इस तरफ, तो टेंशन किस साइड पे क्रिएट होगी और कंप्रेशन किस साइड पे क्रिएट होगी, मुझे ये बताएं। मैम लेफ्ट साइड पे फ्रैक्चर क्रिएट होगा और जो कंप्रेशन होगा वो राइट साइड पे आएगा। वेरी गुड, इस जगह पे राइट साइड है ये, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा और ये जो आउटवर्ड है इसके ऊपर टेंशन आएगी, और यहीं पे इसी आउटवर्ड साइड पे अगर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होना हुआ तो वो यहाँ पे आएगा। टॉर्शनल लोड है, कोई भी ट्विस्टिंग लोड, इसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसका क्या नाम है? स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर। इसी टॉर्शन लोड की वजह से शियर स्ट्रेस भी लग सकता है, अगर क्रिएट हो तो फिर शियर फ्रैक्चर भी हो सकता है, लेकिन टॉर्शनल लोड की वजह से जो ज्यादा फ्रैक्चर्स हैं वो स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं, एस शेप। उसको स्पाइरल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एस शेप होते हैं, वो ट्विस्ट करने की वजह से होते हैं। और अगर टॉर्शन की वजह से शियर स्ट्रेस क्रिएट हो तो फिर उसका शियर फ्रैक्चर भी हो सकता है, लेकिन वो कम होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर है, स्ट्रेस फ्रैक्चर जनाब क्या होता है, इनको फटीग फ्रैक्चर्स भी कहते हैं। ज्यादा लोडिंग की वजह से जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं यूजुअली वर्टिब्रेस में होते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन वगैरह में होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर बड़े कॉमन होते हैं। और स्ट्रेस फ्रैक्चर उसकी एक और एग्जांपल है यहाँ पे उन्होंने दिखाई है, ये फुट के अंदर मेटाटार्सल्स में माइक्रो ट्रॉमा की वजह से होते हैं। माइक्रो ट्रॉमा होता है कम
डिग्री का ट्रॉमा और रेपिटेटिव होता है ट्रॉमा, मतलब कि बार बार आप वो एक सर्टेन काम कर रहे हैं उसकी वजह से फ्रैक्चर, और बड़ा हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, मतलब कि इसके लिए आपको एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कोई और एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, बस इमोबिलाइज कर देते हैं, इसके सराउंडिंग जो स्वेलिंग होती है उसके ऊपर काम करना होता है, तो ये फ्रैक्चर खुद ब खुद कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जिस वर्क की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा होता है वो आपको कम करना पड़ता है। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर एक और जगह पे दिखाया है, फिफ्थ मेटाटार्सल है, पहले किसी और जगह पे था, यहाँ पे इंक्रीज इन द ट्रेनिंग ड्यूरेशन या इंटेंसिटी, अगर आपने ट्रेनिंग का ड्यूरेशन एकदम से बढ़ा दिया है या इंटेंसिटी बढ़ा दी है और वो उसको सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, उसकी जरूरत से ज्यादा है आपके एथलीट की, तो उसके अंदर ये होगा। बोन को इतना टाइम अगर ना मिले कि वो रीमॉडल कर सके तो वो फ्रैक्चर कर जाती है, मसल्स भी फटीग हो जाते हैं, और आपकी रनिंग सरफेस या रनिंग डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो भी ये आते हैं। इसके बाद आते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर्स। ये कंप्रेशन फ्रैक्चर्स है जो कि कंप्रेसिव लोड की वजह से होते हैं और ये वर्टिब्रीज में ज्यादा होता है। जैसे डिवेगस हम की बात कर रहे थे, हमने इसमें फ्रैक्चर का नाम लिया था क्रश फ्रैक्चर्स। क्रश फ्रैक्चर्स और कंप्रेशन फ्रैक्चर्स दोनों एक ही चीज है और कंप्रेशन लोड की वजह से होती है, और इसकी वजह से ये थोड़ा सा काइफोसिस एग्जैजरेट हो जाता है और डिवेगस हम भी बन जाता है। लास्ट में हमारे पास आती है, हमने बोन इंजरीज पढ़ी थी, अब हम एपिफिजियल इंजरीज पढ़ते हैं। जो एपिफाइसिस होता है आपका कार्टिलेज प्लेट के साथ, या जो कार्टिलेज प्लेट होती है उसको अगर कोई इंजरी हो जाए तो एपिफिजियल इंजरीज में आती हैं, और ये भी रेपिटेटिव लोड की वजह से होती हैं। इसमें प्रेशर एपिफाइसिस और ट्रैक्शन एपिफाइसिस दो जगह हैं। प्रेशर एपिफाइसिस होता है किसी भी लॉन्ग बोन का जो एंड होता है ना उसको एपिफाइसिस कहते हैं, मतलब कि फीमर का अपर एंड जो है वो एपिफाइसिस होगा, फीमर के लोअर एंड पे जो कंडाइल्स है वो एपिफाइसिस होगा, टिबिया का जो अपर एंड है वो एपिफाइसिस होगा। यहाँ पे एक और वर्ड है एपोफाइसिस, दिस इज एपिफाइसिस एंड दिस इज एपोफाइसिस। एपोफाइसिस बोन की वो जगह होती है जहाँ पे कोई टेंडन अटैच हो रहा है। मुझे बताएं ये कौन सा जॉइंट है? femotibial joint। यस, ये फीमरल टिबिया जॉइंट है या फिर नी जॉइंट है सिंपल। और ये कौन सा टेंडन है जो कि आके यहाँ पे अटैच हो रहा है? और ये कौन सी बोन है? स्मॉल बोन है पटेलर मैम। बोन है मेरी। बिल्कुल, ये पटेला है। तो ये टेंडन कौन सा मसल है जो पटेला के ऊपर से आके अटैच होता है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। वेरी गुड, क्वाड्रिसेप्स का टेंडन। तो जिस जगह पे ये बेसिकली टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है, इस ट्यूबरोसिटी के ऊपर आपका टेंडन अटैच होता है, तो इसको हम एपोफाइसिस कहते हैं। याद रखिएगा, एपिफाइसिस आर द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, हाउएवर एपोफाइसिस इज द पॉइंट ऑफ द बोन जहां पे कोई भी टेंडन अटैच होता है। ठीक है, तो एपोफाइसिस के ऊपर एवर्जन फ्रैक्चर्स होते हैं हमेशा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस एक डिजीज है, उसमें क्या होगा कि आपकी जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस क्या है, लॉन्ग बोन का जो एंड्स है, उसको अगर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, वहां पे ब्लड सप्लाई ना जाए तो टिश्यू को नेक्रोसिस हो जाएगा और डिफॉर्मेशन हो जाएगी एपिफाइसिस की। अगर एपिफाइसिस की टिश्यू नेक्रोसिस हो जाए बिकॉज ऑफ द डिस्टरप्टेड ब्लड सप्लाई तो उसको कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, ये एक बीमारी है, डिजीज है। यही अगर ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस आपके एपिफाइसिस के बजाय आपके एपोफाइसिस पे हो जाए, एपोफाइसिस क्या, वो जगह, वो बोन की जगह जहाँ पे टेंडन अटैच हो, अगर उस जगह पे ब्लड सप्लाई ना मिले और वहां पे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाए तो फिर उसको कहते हैं एपोफाइजाइटिस। ITIS किसी भी चीज के साथ लगा हुआ होगा, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ITIS स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। ये टेंडनाइटिस है तो टेंडन की इन्फ्लेमेशन है। ये अगर कोई और डिजीज है, किसी भी चीज के साथ ITIS लगा हुआ है, इसका मतलब उस चीज की जो भी उससे पहले वर्ड आ रहा है उसकी इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, एपोफाइसिस। एपोफाइसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस जगह पे अगर वहां पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस हो जाए, और चूंकि अगर बोन वीक हो जाए या नेक्रोसिस हो जाए तो उसके बाद वहां पे ट्रोमेटिक इवल्जन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इवल्जन जो है टेंसाइल, मतलब कि टेंडन ने बड़ा जोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसके ये टेंडन है, इसने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट किया और ये जो बोन है यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस हुआ हुआ था, ब्लड सप्लाई थी नहीं, एपोफाइजाइटिस हुआ हुआ था, उसकी वजह से फौरन से यहाँ से एवर्जन फ्रैक्चर बड़ा इजीली हो जाता है। फिर एक डिजीज है ऑस्टियोशिलेटेड डिजीज। ठीक है, इसके अंदर जो है यही ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस है, एग्जांपल हो जाती है। अगर ये टिबिया के ऊपर हो तो उसको ऑस्टियोशिलेटेड डिजीज कहते हैं।
यही एपोफाइजाइटिस अगर आपके कैल्केनियम के ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे एशियली स्टैंडर्ड अटैच होता है ना, अगर इस जगह पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस हो तो उसको सेवर्स डिजीज कहते हैं या कैल्केनियल एपोफाइजाइटिस कहते हैं। अगर कैल्केनियम के ऊपर एपोफाइजाइटिस हो रहा है तो वो कैल्केनियल एपोफाइजाइटिस है, अगर टिबिया के ऊपर हो रहा है तो वो टिबियल एपोफाइजाइटिस है। आप टिबियल एपोफाइजाइटिस का जो बड़ा मुश्किल सा नाम है वो ऑस्कुलेटर डिजीज है, जबकि कैल्केनियल एपोफाइजाइटिस का जो मेडिकल नेम है वो सेवर्स डिजीज है। एपोफाइजाइटिस होता क्या है? एपोफाइसिस की इन्फ्लेमेशन। एपोफाइसिस क्या है? पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ एनी टेंडन। ये जो एंड पे हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं, इसके समझ आई है? ये लेक्चर खत्म हो गया। अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, क्योंकि ये लेक्चर भी इंक्लूडेड होगा आपके क्विज में। आइए मैम आइए। ठीक हो गया। मैं आपका क्विज की थोड़ी सी चीजें दोबारा रिपीट करती हूँ। सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को 22 मई को, बल्कि अभी को मुझे बता रहा था कि आप लोगों का सैटरडे को ऑलरेडी क्विज है, तो मुझे बताएं कब रखना है? इसी वीक में रखना है? सैटरडे से पहले बता दें कोई दिन। फ्राइडे को क्विज है कोई? यस मैम, फ्राइडे को भी है। थर्सडे को? मैम थर्सडे बहुत जल्दी हो जाएगा, सैटरडे ठीक है। थर्सडे को क्या है? मैम थर्सडे बहुत मैम जल्दी हो थर्सडे को जाएगा, भी सैटरडे क्विज है। ठीक है। यार थर्सडे को तुम मैम लोगों क्विज का नहीं आ रहा रोज फिजियोलॉजी का। क्विज नहीं दिया हुआ था, अब मेरे क्विज की बारी आई है तो रोज क्विज आ जाएगा तुम लोगों का। किस दिन देना है बताओ? मैम मैम सैटरडे ठीक है। अच्छा अच्छा। सर अच्छा बताएं कि किस दिन देना है? मैम सैटरडे ठीक है। सैटरडे सैटरडे को ठीक है आप लोगों का क्विज है तो फिर सैटरडे कैसे ठीक है? मैम, संडे को देने। यार संडे वर्किंग डे नहीं ना होता, संडे को आप लोगों को और कोई काम नहीं होता है, क्विज देंगे मेरा? मैम दे लेंगे। मैम 10 मिनट का ही होना है, उसमें क्या मतलब कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का बिल्कुल। संडे को रख लेते हैं। यस यस मैम, रख मैम। यस मैम, संडे को रख लें। यस मैम। संडे को शाम को 6 बजे रखने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा अर्ली कर लेते हैं। 6 बजे ज्यादा देर नहीं हो जाएगी? आप लोग मुझे बता दें किस नहीं टाइम पे मैम, रखना है। उठता ही फिर बंदा लेगा ना। ठीक चलो है मैम। ठीक है, संडे को रख लेते हैं शाम को 6 बजे। ठीक है? ठीक है मैम। ओके मैम। मैम मैं टाइम इंक्रीज कर देना थोड़ा सा। टाइम इंक्रीज कर देना है, जितने एमसीक्यूज होंगे उतना टाइम होगा। थोड़ा सा तो एमसीक्यूज होंगे। अब तो एलएमएस बंद भी नहीं होता है, एलएमएस तो बड़ा अपडेट हो गया है। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग बायोमैकेनिक्स में एनरोल्ड हो। एलएमएस पे खोल के चेक कर लीजिएगा, ये ना हो आप लोग एनरोल ही ना हो। मैंने अपनी तरफ से सबको एनरोल किया है पोर्टल से चेक करके, लेकिन कुछ स्टूडेंट का बाद में कुछ चेंज हुआ है, मुझे पता होगा एटलीस्ट। टाइम से चेक करके मुझे बता दीजिएगा। मैं बेटा 6 लेक्चर्स नहीं होंगे दानिया, फर्स्ट 5 लेक्चर्स होंगे, आज का लेक्चर इंक्लूडेड होगा और सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। जी बिस्मा बेटा बोले। मैम मैंने ना पिछले लेक्चर से एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे। मैम आपने पिछली बार बोला था ना कि अगर मतलब इनफ स्ट्रेच होगा, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे हम तो थ्रेशोल्ड मतलब जनरेट होगा, तो उसके बाद मॉडलिंग होगी या रीमॉडलिंग होगी? हाँ जी, उस स्ट्रेस पे डिपेंड करता है कि मॉडलिंग होगी या रीमॉडलिंग होगी। देखो, मॉडलिंग होगी सिर्फ बोन फॉर्मेशन, और रीमॉडलिंग होगी कि जो ऑलरेडी डिजीज्ड बोन है वहां पे जो नेक्रोटिक बोन है वो ऑस्टियोक्लास्ट पहले डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन फॉर्मेशन करेंगे उसके ऊपर। ठीक है? तो अगर तो वहां पे कोई डेड बोन है तो फिर पहले और रीमॉडलिंग होगी फिर बोन मॉडलिंग होगी। और उसके अंदर ना कुछ थ्रेशोल्ड भी दिया हुआ था कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक अगर आप जाते हैं, अगर उस थ्रेशोल्ड से नीचे नीचे हैं तो बोन मॉडलिंग होगी, अगर आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देते हैं, स्ट्रेस उससे ऊपर हो जाता है, तो फिर रीमॉडलिंग पहले होगी और बोन मॉडलिंग बाद में होगी। ठीक है? मैम क्विज का सिलेबस रिपीट कर दें प्लीज। इंक्रीज कर दूं और बढ़ा दूं, 6 लेक्चर कर दूं? हाँ मैम रिपीट कर दें, रिपीट। रिपीट कर दूं बेटा, फर्स्ट 5 लेक्चर्स इंशाल्लाह।
मैम टाइम बहुत कम है मैम। अगर 10 एमसीक्यू मैम 15-20 मिनट कर दे मैम, बाकी टीचर्स भी इतना ही कर। नहीं 10 एमसीक्यूज के लिए 20 मिनट दे दूं तुम लोगों को? 10 नो एमसीक्यूज नो के लिए मैम, वो एलएमएस में जो सा ना वो मसला क्रिएट हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट का 2 मिनट लेट स्टार्ट होता है या 2 मिनट वाली कंपनसेशन में कर दूंगी। 1 मिनट, एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट होगा, लेकिन वो 2 मिनट जो स्टार्ट करने वाले होंगे वो मैं दे दूंगी। लेकिन 2 मिनट भी मैं इंक्रीज करूँ तो 12 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम होते हैं, 20 मिनट तक कहाँ जाऊंगी मैं? जी मैम एटलीस्ट 15 मिनट कर दें। ठीक है 15 मिनट कर दूंगी मैं। ज्यादा मिनट दूंगी ना तुम लोगों ने चीटिंग कर करके पागल हो जाना है। इजी से तो एमसीक्यूज होने हैं। और इसमें बात ध्यान में रखिएगा कि एलएमएस के ऊपर एक ऑप्शन होती है कि आप वापस बैक टू दूसरे क्वेश्चन नहीं जा सकते। तो ये आप लोगों को भी पता होगा। तो जो सवाल आपके सामने आया है ना, पहले उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर दूसरे सवाल पे जाइएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप कहें मैं इसको बाद में आऊंगा और वो बाद में दोबारा आए ना, फिर आपने कहना कि मेरा तो क्विज रह गया, मुझे ये हो गया, मसला हो गया। वैसे 5% का क्विज है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। उसको बस अटेम्प्ट करें, क्विज बहुत ईजी सा होगा, इसको करके फारिग करें। उसके बाद क्विज हो जाए, मैं इसके मार्क्स वगैरह बता दूंगी आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों के प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स रिलीज करूंगी। आपने वो वीडियो प्रेजेंटेशन बना के मुझे देनी होंगी और उसकी मैं डेट भी अनाउंस कर दूंगी, लेकिन उसकी डेट बहुत लंबी होगी। मतलब कि 2 महीने तक उसके अंदर टाइम होगा। आप आराम से मुझे बना के जब भी आपको फिजिबल लगे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्विज होगा इंशाल्लाह संडे को। और कोई क्वेश्चन? अगर नहीं कोई क्वेश्चन तो बस मैं लेक्चर एंड करूं। बोलो अब्दुल अहद, क्या कह रहे हो? मैम संडे को टाइम क्या था दोबारा जरा बता दो। 6 बजे से लेकर 6:15 तक, 15 मिनट शाम को। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। चले ठीक है, बंद करूं बस, लेक्चर एंड करूं? यस जैसा मैम। मैम आपको बेहतर चलो, लगे। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।